नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आइए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम करने वाले हैं, यानी यूपीपीसीएल TG2 लाइनमैन या इलेक्ट्रिशियन से कोई भी रिलेटेड पोस्ट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 7 नंबर क्लास है। ये कितने नंबर है? 7 नंबर। ठीक है, क्रैश कोर्स है, एसी थ्योरी। ठीक है, और 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। लगभग जितने भी पीछे किए थे हमने पॉलीफेज सिस्टम के ये क्वेश्चन है सारे के सारे, लगभग आपके 100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यानी इसके अंदर से आप 90 प्लस ठीक करते हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बाकी देख लीजिएगा। अगर आप क्या चाहते हैं भी, हमें रिवीजन करना होता है और ये पेपर दे के आपको पता भी लगा होगा भी क्लास नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्लास नोट्स आपके एग्ज़ाम के समय और इसको पहले 2-3 बार पढ़ा होता है तो ये सारे बहुत बढ़िया आपके रिजल्ट देते हैं। तो अगर क्लास नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करने से आपको 101 रुपये मात्र में ये मिल जाएंगे। ठीक, यानी हमने 80 नंबर क्वेश्चन तक कवर किए थे। अगला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आज का। आरसी परिपथ में 5 ओम तथा इंडक्टिव प्रतिघात 12 है तो प्रतिबाधा क्या? 5 12 13 होता है तो इसका आंसर वैसे तो 13 आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 5 12 13। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 5 ओम 12 ओम। तो आप इसको निकाल के अगर देखते हैं तो आप क्या करते हैं, जेड स्क्वेयर बराबर 5 का स्क्वेयर प्लस में 12 का स्क्वेयर, यानी 144 और 25 क्या हो जाते हैं? 169 हो जाते हैं। 169 का जो किसका वर्गमूल, सॉरी किसका स्क्वायर होता है तो आप कहोगे 13 का होता है, तो 13 आंसर आ जाएगा। फार्मूला आपको पीछे दिया है, नहीं तो नीचे देख लो। ठीक है, ये मिल जाएगा, नीचे वाला फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। भी जेड जो प्रतिघात होता है वो क्या होता है? तो प्रतिघात का क्या होता है? जेड बराबर √r² प्लस में x²। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है फ्रीक्वेंसी के अनुकंपाती। कैपेसिटिव का पूछा है इसने। कैपेसिटिव है तो प्रतिघात जो XC होता है 1/2 पाई FC होता है, तो यानी उल्टा अनुपाती होता है। तो आप कहोगे जी आरोप फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। 16 पिको फेराइड के मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए। 2 संधारित्र किस में जोड़े गए? श्रेणी। तो आप बताइए कुल धारिता कितनी हुई? तो 1/16 हो जाता है प्लस 1/16 हो जाता है, तो एलसीएम 16 आएगा, ऊपर आ जाएगा 2। 2 कटेगा 8 से 1/8। 1/8 को जब हम 1 क्या होता है? CT होता है, तो CT ऊपर जाएगा तो 8 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। तो आपका 8 पिको फेराइड आंसर देखने को मिलेगा, यानी ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। कैपेसिटिव एसी परिपथ में क्या होता है? तो कैपेसिटिव में धारा जो होती है वो आगे होती है, वोल्टेज पीछे होती है। तो धारा से वोल्टेज क्या चलती है? पीछे चलती है। देखो बहुत ही सुपरफास्ट है ये, क्रैश कोर्स की तरह ही है, यानी बहुत काम आएगा आपकी, बहुत ज़बरदस्त आपकी हेल्प करेगा। और कमेंट ज़रूर करें अगर आपके लिए ये आपको लगता है। आपको अगर नहीं लगता भी हेल्पफुल नहीं है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी तरह हम भी कभी स्टूडेंट थे तो हमें इतना तो नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस भी है कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो छोड़नी नहीं चाहिए। तो डेली वीडियो देखिए, डेली आपको एक चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन देखने का बहुत फ़ायदा होगा आपको, एक रिवीजन होगा और मस्त मस्त आपके आइडियाज़ जो है, कंसेप्ट है, वो बार बार रिवीजन होंगे। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा 30-35 मिनट की वीडियो रहती है भी। मान लो 1 घंटे की वीडियो है तो 2 की स्पीड या 1.5 की स्पीड से देखते हो, 30-35 मिनट लास्ट लगते हैं। ठीक है, घंटे अगर 12 घंटे में 30-35 मिनट निकालोगे तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा एक चैप्टर डेली। ठीक है, एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लगाते रहिएगा। एक प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिएगा डेली, और एक प्रैक्टिस सेट प्लस में नॉन टेक्निकल पढ़िएगा और टेक्निकल चीज़ें हैं वो एक चैप्टर डेली लेके चलिएगा। एक चैप्टर का रिवीजन, थ्योरी का रिवीजन, साथ में क्या करिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर उसके जहाँ पे भी MCQ क्वेश्चन, जो MCQ आपको डेली यहाँ पे मिल ही जाते हैं। ठीक है ना, निम्मी के क्वेश्चन उस चैप्टर के सारे करते रहिएगा, आपका बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी सिलेक्शन के, आप नज़दीक पहुँचोगे। प्यार से पढ़िएगा, मज़ा आए। PT वास्तविक शक्ति अच्छा तथा
पी ए आभासी शक्ति हो, यानी इसने देखो यहाँ पर हाईलाइट करते हैं आप, पी टी तो आवास्तविक शक्ति दी है, पी ए आभासी शक्ति दी है, तो पावर फैक्टर के लिए हो तो कौन सा संबंध है? तो पावर फैक्टर क्या होता है? वास्तविक शक्ति बटे में आभासी शक्ति होता है, वास्तविक शक्ति बटे में आभासी शक्ति होता है। तो 89 का आपका आंसर हो जाएगा सी। देखो ये दिया हुआ वास्तविक शक्ति यानी एक्टिव पावर बटे में एपरेंट पावर का जो होता है अनुपात है, पावर फैक्टर कहलाता है, जिसे हम कोस थीटा से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी ए आभासी शक्ति दिया हुआ है, पी टी वास्तविक शक्ति दिया हुआ है और पी आर प्रतिघाती शक्ति दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? ठीक है ना, क्योंकि इनका जो है सदिश योग जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्रतिघाती शक्ति और वास्तविक शक्ति का सदिश योग जो जिसके आभासी शक्ति के बराबर होता है। तो पी ए स्क्वायर हो जाएगा, पी ए स्क्वायर पी, ठीक है, पी ए पी टी का स्क्वायर और प्लस में पी आर का स्क्वायर। अगर पी ए का स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में। तो ये आभासी शक्ति जो है वो किसके बराबर हो जाती है? प्रतिघाती का, और प्लस में आपका दोनों का स्क्वायर हो जाएगा वास्तविक शक्ति का। तो पी ए, ठीक है, पी ए आभासी शक्ति जो है वो किसके अंडर रूट में? वास्तविक शक्ति प्लस में प्रतिघाती शक्ति। एसआई प्रणाली में आवर्ती का मात्रक क्या होता है? एसआई प्रणाली में आवर्ती का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, या प्रति सेकंड भी हम बोल देते हैं, हर्ट्ज, प्रति सेकंड को ही हम हर्ट्ज बोलते हैं। ऐसी धारा की समय अवधि 0.02 सेकंड है, तो आवर्ती कितनी होगी? आवर्ती कितनी होगी? हमें पता है हर्ट्ज बराबर होता है 1/t, ठीक है ना, क्या होता है? 1/t होता है। और 1/t, टी कितना दिया हुआ है? तो आप कहोगे जी टी कितना दिया हुआ है? तो 1/t दिया हुआ है 0.02 सेकेंड। तो ऊपर लगाएंगे 100 और बटे में क्या हो गया? 2, 2 पंजे 10, यानी 50 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। समय से भाग, एक को समय से भाग दोगे 0.02 से, तो 100/2 हो जाएगा, और 200 से 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 50 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पे एक विद्युत प्रेस पर 230 वोल्ट 500 वाट लिखा हुआ है। 230 वोल्ट प्रदर्शित किसको करता है? तो ये आरएमएस मान प्रदर्शित करता है। किसी भी जो आपका उपकरण है जिसके ऊपर जो 230 वाट लिखा होता है, 440 वाट लिखा, कुछ भी वाट लिखा होगा, वोल्ट लिखा होगा, तो वो वोल्ट किसको प्रदर्शित करता है? आरएमएस मान को। फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात होता है? तो फॉर्म फैक्टर आपको पता है आरएमएस और औसत मान का अनुपात होता है, जिसकी वैल्यू 1.11 होती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है तो उसके अंदर पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। एक्स एल और एक्स सी बराबर है तो क्या हो जाएगा? एक्स एल और एक्स सी बराबर होता है तो जेड बराबर क्या हो जाता है? आर हो जाता है, और जिसको कहते हैं हम अनुनादी परिपथ, यानी प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। कैपेसिटिव प्रतिघात जो है, कैपेसिटिव प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, रिएक्टेंस कह रहा हूँ क्या, रिलक्टेंस जो है वो आवर्ती के, रिएक्टेंस हो गया, आवर्ती के बढ़ने पर क्या होगा? तो आवर्ती जब बढ़ती है तो इसका उल्टा होता है, तो वो घटेगा। ठीक है, क्या होगा? घटेगा। एक स्टार संयोजित भार में फेज धारा 100 एम्पियर है तो लाइन धारा क्या होगी? तो बात यहाँ पे है स्टार की, स्टार सिंग होता है तो आई बराबर आई होता है, यानी 100 एम्पियर ही होगी। ठीक है, लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही बढ़िया। ऐसी संकेतक आरएमएस मान 10 वोल्ट है तो इसका चरम मान क्या होगा? यानी आरएमएस मान गुणा में 1.414 गुणा करेंगे। ठीक है ना, क्या करते हैं आप? आरएमएस मान को जब हम किससे गुणा करते हैं? 1.1414 से जब गुणा करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम मान आता है। तो 10 है, 10 को हम गुणा करेंगे 1.414 तो ये 14.14 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14.14 वोल्ट हो जाएगा। साइन तरंग का, यानी साइन तरंग है, साइनोसॉइडल वेव है, उसका फॉर्म फैक्टर निम्न में समतुल्य होता है। तो किसके समतुल्य होता है? ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर क्या? एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू जो होती है उनका अनुपात होता है। ऊपर आरएमएस वैल्यू लिखते हैं, नीचे एवरेज वैल्यू लिखते हैं। तो 100 का क्या हो जाएगा आपका? 100 का ए हो जाएगा। एक आदर्श धारा स्रोत है तो आदर्श धारा स्रोत होता है, धारा स्रोत का
धारा स्रोत लिखा है इसने, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ठीक है, अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए, ठीक है। अगर कह देता वो सीधा धारा स्रोत है तो निम्न आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए, अगर उसने कह दिया आदर्श है तो अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। अगर वो कह देते वोल्टेज स्रोत है, आदर्श वोल्टेज स्रोत है, तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर वो कह देता वोल्टेज स्रोत है तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, ठीक है। और सीधा धारा स्रोत दे दे तो उसका बहुत ज़्यादा अधिक आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होगा, उच्च आवृत्ति पर बढ़ जाता है, घट जाता है, वैसा ही रहता है, वोल्टता पर निर्भर करता है। तो अच्छा क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। ज़्यादा आवृत्ति तो मतलब ज़्यादा प्रेरकीय प्रतिघात। एक आदर्श धारा स्रोत का शून्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य आंतरिक प्रतिरोध होता है क्या, या आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है, आंतरिक चालकता शून्य होती है, ठीक है ना, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, तो चालकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, चालकता क्या हो जाएगी, शून्य। यानी अनंत आंतरिक प्रतिरोध के लिए चालकता क्या होती है, उल्टी होती है प्रतिरोध के, तो शून्य आंतरिक चालकता शून्य हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा और बढ़िया। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता, क्रॉस सेक्शन एरिया व चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, सभी तापमान पर स्थिर रहता है, किसी निश्चित ताप पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो आपका आंसर होगा भी एक, किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक पदार्थ पर निर्भर करता है। 3 फेज स्टार कनेक्शन में वोल्टता नीचे वर्णित जितनी होती है, यानी स्टार कनेक्शन में वोल्टता क्या होती है, तो √3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है, √3 कला वोल्टता यानी फेज वोल्टेज के बराबर होती है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, कैलकुलेशन वाला है थोड़ा सा। 5 मिली हेनरी, 4.3 मिली हेनरी और 0.6 मिली हेनरी के 3 प्रेरकीय श्रेणी में जुड़े हैं, श्रेणी में जुड़े तो सभी को पकड़ के जोड़ दो, ठीक है। तो आपका 5 और 4 9 और 9 और 4 3 9 9.9 मिली हेनरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9.9 मिली हेनरी। इम्पीडेंस ट्रेंगल बनता है, किससे बनता है इम्पीडेंस ट्रेंगल, ठीक है। तो जेड इम्पीडेंस से बनेगा, सही है, पावर और करंट से नहीं बनेगा, ये होता है रिएक्टेंस तीनों का, यानी जेड आर और आपका क्या होता है एक्स, इनसे बनता है। लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज में होता है, लाइन वोल्टेज में फेज वोल्टेज में, लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन में होता है, किस में होता है, डेल्टा कनेक्शन में होता है। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो आदर्श वोल्टेज स्रोत है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, बहुत। और रिजोनेंस घटित होने के लिए निम्न में से किस घटक का होना आवश्यक है, तो RLC तीनों बी और सी, हाँ, तो रिजोनेंस सर्किट के लिए किसका होना आवश्यक है, तो L और C का होना आवश्यक है। रेजिस्टेंस तो नॉर्मल से नॉर्मल कितना भी होगा आपको पता ही है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, RLC, ठीक है, RLC, क्योंकि L और C होना अनिवार्य है, ठीक है। अकेला L है तो भी रेजोनेंस नहीं होगा, अकेला C है तो भी नहीं होगा, ठीक है ना। R तो है ही है, R तो है ही है, तो अनिवार्य किसका है, L और C का। जब कैपेसिटिव लोड में धारा प्रभावित की जाती है तो धारा क्या होती है, कैपेसिटिव लोड है तो धारा आगे निकल जाती है, तो धारा क्या करती है, लीड करती है, क्या करती है, धारा लीड करती है। जब वैद्युतिक सामर्थ्य की एक निश्चित मात्रा में संचरित ट्रांसमिटेड किया जाता है तो संचरण ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़ जाती है। एक विद्युत सामर्थ्य की एक निश्चित मात्रा को जब क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है, तो ट्रांसमिशन लाइन की जो क्षमता कब बढ़ जाती है, पावर फैक्टर स्थिर रहता है, वोल्टेज घट जाती है, दोनों पावर फैक्टर और वोल्टेज बढ़ जाते हैं, पावर फैक्टर और वोल्टेज दोनों जब बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, निश्चित मात्रा में ट्रांसमिटेड होगी। परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जाता है, देखो
परिपथ का देखो आप सोच रहे होंगे भी कोई नया जुड़ा है और नए तरीके से क्वेश्चन देख रहा है, तो वो ये सोच रहे होंगे भी ये क्वेश्चन इतने जल्दी करवाने का क्या मतलब हुआ जी, है ना। तो आप एक बार ना वीडियो है ना दूसरे जो MCQ बनाए गए हैं एक बार प्ले लिस्ट में जाके वो चेक कर लीजिएगा भी एक वीडियो में एक क्वेश्चन पे 15-15 मिनट में हमने लगाए हैं। और बार बार वही चीज़ें रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लगभग वही स्टूडेंट जुड़े हो हमारे साथ में जो पुराने स्टूडेंट है, तो वो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें करके आए हैं या तो और या कर रहे हैं। यानी ये प्रैक्टिस के लिए आपको अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आप में कितना दम है भी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन दे के कंसेप्ट रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो रिवीजन करिए भाई, ठीक है। परिपथ का शक्ति गुणक, परिपथ के किसको सम्मिलित करने का उन्नत किया जाता है? शक्ति गुणक किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया? पावर फैक्टर, सीधा कह रहा है कि पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए किसको लगाया जाता है? तो किसको लगाया जाता है? तो आप कहोगे संध्यारित्र को लगाया जाता है समांतर क्रम में, ठीक है। DC सर्किट का सभी रूल एवं लॉ AC सर्किट में लागू होता है जब AC सर्किट धारण किया जाता है केवल प्रतिरोध, केवल प्रतिरोध, ठीक है। तो क्या क्या केवल अगर प्रतिरोध होगा उसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होगा तो DC के सारे रूल AC पे क्या होंगे? लागू हो जाएंगे। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा बताइए? अनुनाद में होंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, दोनों चालकों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तब तो एक ही दिशा के अंदर है, ठीक है ना, एक दिशा में तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है। दो कंडक्टर हैं, आपने तार दो रखे हैं और दोनों एक साथ धारा एक ही दिशा में ले जा रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। RC सर्किट का शक्ति गुणक होता है, RC सर्किट जो होता है RC, C जो है इसके अंदर लगाए तो इसका मतलब क्या होगा? लैगिंग होगा। क्या होगा? लैगिंग होगा अगर, ठीक है ना, अग्रगामी होगा। RC सर्किट का शक्ति गुणक होता है, ठीक है, तो क्या होगा? अग्रगामी। त्रिकला आपूर्ति, त्रिकला कहाँ गया? त्रिकला, त्रिकला आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन होता है तो 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है। ऐसी परिपथ में केवल कितने नंबर क्वेश्चन पे थे यार? ऊपर नीचे हो जाता है ये ना, ये रहा 117 नंबर क्वेश्चन। क्या होता है? 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री। 118 का है ऐसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, ऐसी परिपथ में केवल शक्ति व्यय होती है प्रेरकत्व में, धारिता में, ठीक है, और प्रतिरोध में। तो ऐसी परिपथ में केवल शक्ति व्यय होती है। 118 का शक्ति व्यय कहाँ होती है? प्रतिरोध में, ठीक है। 2 वोल्ट शिखर मान वोल्टता क्या होगी? 2 वोल्ट 2.2 है या 2 वोल्ट, वोल्ट AC की शिखर वोल्टता क्या होगी? 220 वोल्ट होना चाहिए। देखो 0 वोल्ट के ऊपर लगा हुआ है तो 220 वोल्ट, ये क्वेश्चन गलत छपा है क्या? 220 वोल्ट AC की शिखर वोल्टता, शिखर वोल्टता कोई क्वेश्चन इसके अंदर मिक्स हो ही नहीं रहा, गलत है क्वेश्चन भाई। 119 का ऑप्शन गलत है। वैसे 220 की शिखर वोल्टता कितनी हो जाती है बताइए? 220 गुणा में 1.1, 220 गुणा में 1.414 से गुणा करोगे आ जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 14 28 और 8 है 34, 348 के समथिंग होगी, है ना। दो प्रत्यावर्ती परिमाण किस विधि से जोड़े जाते हैं? प्रत्यावर्ती परिमाण है जो किस विधि से? सदिश योग यानी वेक्टर सम से जोड़े जाते हैं। RLC सर्किट है और LC से छोटा है, देखो ये लिख रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो कौन है ग्रेटर इसमें? कौन है? तो आप कहोगे XC है। तो धारा वोल्टेज से होगी, XC बड़ा है तो धारा आगे होगी, धारा क्या होगी? आगे होगी। तो 121 का आपका आंसर आ जाएगा B, ठीक है, अग्रगामी होती है। पावर अगर √3 VI cos थीटा है तो यह सूत्र 3 फेज परिपथ में लागू होगा जब परिपथ डेल्टा कनेक्शन स्टार डेल्टा दोनों में होगा, तब दोनों में लागू हो जाता है। 122 का D,
ठीक है, डेल्टा में यही सूत्र लगेगा और स्टार में भी यही लगता है। आर एल परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम है, तो इम्पीडेंस क्या होगा? 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, 6 का क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर और अंडर रूट कर दो, 36 64 100 का अंडर रूट है, आंसर आएगा 10। ठीक है, कैलकुलेशन करना सीख लो, क्वेश्चन आगे पीछे भी आ सकता है। एसी परिपथ में धारा की दिशा, एसी परिपथ में धारा की दिशा किधर से किधर होती है? पल पल बदलती है, हमेशा एक दिशा में होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप आंसर दोगे पल पल बदलती है क्या? ठीक है, तो पल पल बदलती है। इंडक्टेंस देखो अधिष्ठापन दिया हुआ है, इंडक्टेंस को क्या दिया हुआ है? अधिष्ठापन नाम दिया हुआ है, तो ध्यान रख लेना। मैं कहता हूँ इंग्लिश की तरफ जरूर नज़र मारा करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। की इकाई क्या है? तो हेनरी होती है इसकी इकाई। क्या होती है? इंडक्टेंस की इकाई क्या है? हेनरी होती है। एक संधारित्र ऊर्जा को संचित करता है। संधारित्र किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। तो आंसर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र में। किसमें करता है? विद्युत क्षेत्र में। एक उपभोक्ता के लिए सामान्यतः सबसे ज़्यादा किफ़ायती शक्ति गुणांक है, तो उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छा शक्ति गुणांक क्या होता है? तो पावर फैक्टर क्या होता है? तो 0.095, 0.95 पश्चवर्ती। तो ये होता, और ये ध्यान रखना पावर फैक्टर से मतलब बहुत कम, थोड़ा पावर फैक्टर अच्छा होता है तो बिल में भी फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन आपके घर के अंदर जो उपकरण होते हैं ना, अच्छे पावर फैक्टर से आप चलाए जाए तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, भी इतना ज़्यादा बिल में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है कुछ ना कुछ तो। लेकिन आपके घर के अंदर देखो तो जो लाइफ है पंखे की, मोटरों की, फ्रिज की, इनकी क्या हो जाती है? लाइफ बढ़ जाती है, यानी बढ़िया लाइफ हो जाती है इनकी। विशुद्ध प्रेरक यानी बिल्कुल शुद्ध प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर शून्य होता है, प्योर कैपेसिटिव का भी शून्य होता है। 3 फेज इन्वर्टर के परिचालन की विधा है, तो कितने? 3 फेज है तो उसकी इन्वर्टर की परिचालन की विधा कितनी होती है? 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है ना। किसी प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ का R 40, XL 90 ओम है और ये क्या है? 60 है, तो Z बताना है। तो सीधा सीधा XL दिया हुआ है, R दिया हुआ है R, ठीक है ना, मैं लिखूंगा इसको सीधा ही। R क्या है? 40 का स्क्वायर है जी, ठीक है, प्लस में 90 माइनस 60 का स्क्वायर है, तो 90 माइनस 30 का स्क्वायर हो गया, यानी 40 का स्क्वायर, प्लस में 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900, यानी 40 का कितना हो गया? 40 का स्क्वायर हो गया 1600, और 30 का स्क्वायर हो गया आपका 900। ठीक है, 16 और 9 कितने हो गए? 25, यानी कितने का स्क्वायर हो गया टोटल? टोटल हमें 2500 का अंडर रूट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2500 का अंडर रूट होगा 50, कितना होगा? 50 हो। ठीक है, 130 का ए। अगला क्वेश्चन आपका, धारा का औसत मान आरएमएस मान सदैव होते हैं, तो धारा का औसत मान आरएमएस मान से सदैव कम होता है। ठीक है ना, औसत मान क्या होता है? सदैव कम होता है। देख लो, क्योंकि औसत मान अगर देखें तो 0, ये आरएमएस मान यहाँ पे होता है, ठीक है, और औसत मान कितना होता है? 637, तो कम कौन सा है? तो एवरेज मान क्या होता है? कम होता है, सदैव कम होता है। किसी 2 लीटर परिपथ में आवर्ती ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ओसिलेटर सर्किट जो है उसमें आवर्ती कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसमें आवर्ती ज्ञात करने का होता है आपका फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, तो ये हो गया LC, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। AC के लिए संधारित्र द्वारा दिए जाने वाले विरोध को क्या कहते हैं? AC के द्वारा संधारित्र द्वारा दिए जाने विरोध को क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कहते हैं, तो उसको क्या XC से लिखते हैं आप, है ना। ठीक है ना, विरोध कह रहा है ये, देखो यहाँ पे विरोध को, यानी ये क्या करता है? रोकता है करंट को। एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान होता है
तो एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान कितना होता है? असीमित होता है, इकाई होता है, शून्य लैगिंग होता है, शून्य लीडिंग होता है। तब आपका आंसर क्या होगा? शून्य लीडिंग होता है, करंट आगे रहती है कैपेसिटर में। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाता है इसका, तो इसका आंसर है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यदि एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो द्रव्य को कहते हैं। अगर 4 वैलेंस है तो टेट्रावेलेंट कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट कहते हैं। और ये होता है आपका सेमीकंडक्टर में, क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है ना, द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। द्रव्य मत समझना इसको। तो 136 का सी आ जाएगा। 1 2 3 हो तो उसको हम कंडक्टर कहते हैं, और 4 हो तो उसे हम अर्ध कंडक्टर, और 5 6 7 8 हो तो इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी या चालक। एक संतुलित 3 फेज स्टार कनेक्शन प्रणाली में कला वोल्टता लाइन वोल्टता के बीच का क्या संबंध है? कला वोल्टता यानी फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में संबंध बताइए। स्टार में है, स्टार तो स्टार क्या होता है? VL जो होती है फेज वोल्टेज का √3 होती है। रिएक्टेंस की यूनिट को क्या कहा जाता है? रिएक्टेंस की यूनिट जो होती है वो क्या होती है? ओम होती है। रिएक्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, इनकी सभी की यूनिट क्या है? ओम है। ट्रेंगुलर वेव का पीक फैक्टर क्या होता है? देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ट्रेंगुलर वेव का पीक फैक्टर जो होता है वो 1.73 होता है, 1.73 होता है। ट्रेंगुलर कहा इसने, त्रिकोणीय वेव जो होती है, और नॉर्मल हम पढ़ते हैं साइनोसॉइडल वेव के बारे में। एक कंडेंसर 280 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर 4.4 एम्पीयर धारा लेता है तो कंडेंसर यानी संधारित्र का मान क्या है? तो संधारित्र का मान क्या है? ठीक है, 204 एम्पीयर धारा लेता है, 200 वोल्ट क्या दे रखा है? तो कंडेंसर का मान क्या है? कितने मतलब उसका है? ठीक है, माइक्रो फेराड का है। तो आपको यहाँ पे माइक्रो फेराड जानने के लिए क्या होता है? Q बराबर CV होता है, और C बराबर Q/V होता है। और क्या वो नहीं दिया हुआ तो धारा को जब लेके आएंगे तो धारा देखो, क्लियर करते हैं बात को। ठीक है, C बराबर क्या होता है? C बराबर क्या होता है? Q/V होता है। ठीक है, Q/V होता है। तो Q यहाँ पर हमें तो क्या नहीं दिया हुआ? आवेश तो दिया ही नहीं हुआ, करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दी हुई है। तो करंट और वोल्टेज का संबंध निकालने के लिए तो Q बराबर क्या होता है? IT होता है। ठीक है ना, IT/V होता है। टाइम भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर देना, थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया भाई 140 का। ठीक है, 140 का आप आंसर बताना थोड़ा सा, ठीक है ना, लिख के भेजना कमेंट के अंदर। दिमाग से निकल गया है तो लगना था यार, फार्मूला लगना था, याद तो आ जाएगा, लाइव होते तो याद आ जाता ना। 140 माइक्रोफेरेड संधारित्र में जब 2 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ा जाता है तब धारा का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आता है। 2 वोल्ट नहीं है यहाँ पे, कुछ वोल्ट दिया होगा। इंडक्टर में वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर कितना होता है? इंडक्टर में वोल्टता के बीच में क्या होता है? 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर लेड और लेग दे रखा है, तो वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? शुद्ध प्रेरक में वोल्टता और करंट के बीच पूछा है, तो बीच अंतर क्या होगा? तो 90 डिग्री लेग करेगा करंट। क्या करेगा? 90 डिग्री लेग करेगा करंट, तो 90 डिग्री लेगिंग। किस प्रत्यावर्ती धारा
एसी के लिए वाट मीटर द्वारा मापी जाने वाली पावर क्या होगी? अधिकतम पावर होगी, एपरेंट पावर होगी, एक्टिव पावर होगी, रिएक्टिव पावर होगी। तो वाट मीटर से जब हम मापते हैं प्रत्यावर्ती तो क्या होगी? वो वाट मीटर एक्टिव पावर मापता है। कौन सी पावर मापता है? एक्टिव पावर मापता है, वास्तविक शक्ति। यदि 3 फेज स्टार 3 फेज सर्किट है तो फेज करंट 100 एम्पियर हो तो लाइन करंट कितनी होगी? तो फेज करंट लाइन करंट दोनों क्या होती है? स्टार में बराबर होती है, तो 100 एम्पियर हो जाएगी। किसी प्रेरकीय परिपथ इंडक्टिव सर्किट में प्रयोग किया गया वोल्टेज और प्रभावित करंट के बीच फेज रिलेशनशिप क्या होता है? इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है ना, तो इंडक्टिव है तो करंट पीछे रहेगी और वोल्टेज आगे रहेगी। तो करंट पीछे, वोल्टेज आगे, ठीक है ना, तो करंट वोल्टेज से पीछे होती है। रिजोनेंस आवृत्ति पर प्रेरक तो प्रतिघात मान निम्नलिखित होता है। रिजोनेंस आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान निम्नलिखित होता है, तो किसके बराबर होता है? संधारित्र प्रतिघात के बराबर होता है। किसके समान होता है? संधारित्र। एक्स एक्सएल दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा समीकरण एक किसी दोलन की कोणीय आवृत्ति ओमेगा व्यक्त करता है? कौन सा समीकरण ओमेगा व्यक्त करता है? ओमेगा बराबर 2πf होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf होता है, आपको पता ही है, कोणीय वेग, ठीक है। रेडियन पर सेकंड में मापते हैं वैसे तो इसको, लेकिन इसकी वैल्यू है वो हम क्या रखते हैं? जिस प्रकार पाई की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर देखो ओमेगा 2πf होता है। स्टार कनेक्टेड फेज सर्किट का लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है। स्टार कनेक्टेड है और फेज वोल्टेज क्या है? 415 वोल्ट है, तो इसका फेज वोल्टेज कितना होगा? लाइन वोल्टेज 415 है, लाइन वोल्टेज क्या है? 415 है, तो फेज वोल्टेज कितना होगा? तो फेज वोल्टेज होगा, स्टार कनेक्टेड है तो 415 गुणा में √ है, नहीं लाइन 415 है तो फेज वोल्टेज बटे में √ यानी 415 को आप 1.73 से भाग कर दो, ठीक है ना। 415 को हम 1.7 से भाग करेंगे तो 17 दूनी 34 हो गया, 2, ठीक है, 17 × 51 34 51, ठीक है, 2.3 कुछ आएगा, 230 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 415 को √3 से भाग करना है 1.73 से। ऐसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात से ज़्यादा होता है तो उसका कथन सत्य होता है। अगर x, ये क्या कह रहा है देखो, एक्स सी और XL दोनों के बीच संबंध है, धारिता प्रतिघात से ज़्यादा होता है यानी प्रेरकीय प्रतिघात ज़्यादा है, ठीक है। तो विद्युत प्रवाह फेज में होता है, विद्युत प्रवाह फेज से बाहर होता है यानी आउट ऑफ फेज होता है। अगर ज़्यादा बराबर होते तो क्या होता? बराबर होता तो फेज में होता। अगर दोनों कह देता बराबर है तो ए ऑप्शन हो जाता। XL ज़्यादा दिया या XC ज़्यादा दिया तो आउट ऑफ फेज होगा यानी विद्युत प्रवाह फेज से बाहर होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। 149 का क्या हो जाएगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसी के माध्यमान तथा एसी के शिखर मान में क्या संबंध है? एसी के माध्यमान आरएमएस मान और शिखर मान में क्या संबंध होता है? तो शिखर मान आरएमएस मान में क्या संबंध है तो लिख लो। तो आरएमएस मान जो होता है ना, ठीक है, माध्यमान आरएमएस मान शिखर मान में क्या संबंध है? तो आई बराबर, ठीक है, तो ये हो जाता है, ठीक है, I0। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसी परिपथ में धारा का माप 4 एम्पियर है तो उस धारा के अधिकतम तत्कालीन परिणाम होगा, यानी ऐसी परिपथ में धारा का मान 4 एम्पियर है तो उस धारा में अधिकतम तत्कालीन परिणाम क्या होगा? ठीक, 4 एम्पियर है, ऐसी धारा में माप 4 एम्पियर है तो धारा में अधिकतम तत्कालीन मान, धारा का माप 4 एम्पियर है और मैक्सिमम पूछा इसने, तो क्या हो जाएगा?
4√2 एम्पियर, इसे गुणा करते हैं आप, यानी 4 है, ठीक है। तो आरएमएस मान को अगर हम कितने से मान गुणा करें, 4 1 4 से गुणा करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है, पता ही है आपको। बोले हाँ जी, तो ठीक है। तो 1 4 किसकी वैल्यू होती है, बोले √2 की, तो 4 गुणा में √2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे पूछे तो 4 चौक 16 4 1 5, यानी 56 पॉइंट कुछ हो जाता है, सॉरी 5.6 कुछ हो जाता। एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा नियंत्रित, देखो जल्दी के अंदर कुछ छोटी मोटी हो सकती है, अभी जल्दी आपको जल्दी है तो आपको कुछ फ़ायदा होगा, तो जल्दी के अंदर ऐसा भी हो सकता है अभी 1-2 शब्द आगे पीछे हो जाते हैं कई बार। एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। धारा, एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तब हम क्या कहेंगे, केवल एसी परिपथ में, केवल डीसी परिपथ में, एसी व डीसी परिपथ में, ठीक है। तो कुंडली का व्यवहार परिपथ में, ठीक है ना, तो कोई भी प्रैक्टिकली सर्किट है, ठीक है, तो धारा को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, किस में किया जाता है, चौक का इस्तेमाल हम सिर्फ एसी में करते हैं, डीसी में चौक जल जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है डीसी की। एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय होता है। औसत शक्ति व्यय क्या होता है, एसी परिपथ में एवरेज पावर, ठीक है ना, खपत कितनी होती है, एवरेज पावर खपत क्या होती है, धारिता में, प्रेरकत्व में, प्रतिरोध में, सभी में। तो पहले भी आया है क्वेश्चन, प्रतिरोध में होती है, किस में होती है, प्रतिरोध में होती है। एसी परिपथ की औसत शक्ति होती है, एसी परिपथ की औसत शक्ति क्या होती है, एसी परिपथ की औसत शक्ति होती है, तो क्या होती है, VI cos थीटा होती है, क्या होती है, VI cos थीटा होती है। तो इसके अंदर EV का मतलब EMF हो गया, यहाँ पे EV cos थीटा, VI cos थीटा होती है, ठीक है। शुद्ध एसी में आरएमएस मान तथा शिखर मान का अनुपात होता है। शुद्ध एसी में आरएमएस मान और शिखर मान का अनुपात क्या होता है, आरएमएस और शिखर मान का अनुपात क्या होता है, तो √2 होता है क्या, ठीक है, 1.414 होता है, ठीक है ना। जैसे हम पीक फैक्टर कहते हैं, और पीक फैक्टर क्या होता है, √2 होता है। इतने क्वेश्चन है क्या, चलो जो भी है ना, 155 हो गए आपके क्वेश्चन। इसके अंदर 155 में आपका पॉलीफेज और एसी सर्किट दोनों खत्म होता है, ठीक है ना। एसी जो आपका सिस्टम है और पॉलीफेज दोनों सिस्टम खत्म होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके अगला चैप्टर लेके आएंगे, अगले चैप्टर का पूरा मतलब 100 के लगभग क्वेश्चन रहेंगे। अगर ज़्यादा है 110 तक है तो भी एक में काम चला देंगे, अगर 110 150 तक है तो 2 वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। 100 110 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एक चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन है, मान लो 150 है, 160 क्वेश्चन है, तो उसके अंदर फिर 2 वीडियो बना देंगे, क्योंकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, बस इसीलिए हमारा काम है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, अच्छे हो, प्यारे हो, वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। और ये वीडियो एक बार अभी देख लीजिएगा, एक बार आपके पास एग्ज़ाम के पास भी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि जल्दी से आप 4-5 घंटे में सारे टॉपिक रिवीजन हो जाएंगे, क्योंकि 12-14 घंटे की क्लास बनेगी टोटल आपकी, ठीक है ना। और निम्मी के क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के समय में एक दिन में आपको निम्मी के क्वेश्चन भी सारे के सारे वीडियो देखते हो, अगर वीडियो बना रखी है वो, और ये सारे के सारे रिविज़न करने में, यानी वहाँ पर डिटेल में क्वेश्चन देखा नहीं जाता पेपर के समय में, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, तब हम देखते हैं भी एक जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कितने ज़्यादा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन किए जाएँ, तो एकदम से तो बनाना मुश्किल हो जाता है। हो सके तो आप मैराथन भी ले लेंगे, वो तो एग्ज़ाम के समय की बात है, उससे पहले मैराथन लेने का ना फ़ायदा है और न आप लाइव आओगे उसको सीरियसली देखोगे, तो एग्ज़ाम के समय में हर चीज़ नोट करते हो उस समय, ठीक है। बाकी आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और तैयारी आपकी रेगुलर रखिएगा, रेगुलरिटी बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी से क्लियर होते हैं। एक दिन 12 घंटे पढ़े, 2 दिन पढ़े नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है आप 4-4 घंटे, 3 दिन 12 घंटे पढ़ोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दिन 12 घंटा पढ़ना, 2 दिन पढ़ना नहीं, तो
तो वो फ़ायदा नहीं होता उसका, ठीक है ना। यानी इस डेली जितने घंटे पढ़ोगे उसका फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो एवरेज में डेली का ज़्यादा आना चाहिए, तो डेली पढ़िए, कंटिन्यू रहिए, अपने सब्जेक्ट से लगाव रखिए और बने रहिएगा इस लाइन के अंदर, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को। आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारा सा सिलेक्शन दे, ताकि आपका फ्यूचर और आपका जो भविष्य है वो बहुत ही बढ़िया हो। जय हिंद।